वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के 6th चैप्टर का है, जिसका नाम है द सोल्जर। क्या नाम है? द सोल्जर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये द सोल्जर जो है यह एक पोएम है और ये 14 लाइन्स वाली पोएम है, इसलिए इसे हम लोग सोनेट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, द सोल्जर को हम लोग पैट्रियोटिक पोएम भी या पैट्रियोटिक सोनेट भी कहते हैं। पैट्रियोटिक मीन्स होता है देशभक्ति वाला। कौन सा? देशभक्ति वाला। तो इसको देशभक्ति वाला भी पोएम या सोनेट कहा जाता है, क्योंकि इसके जो पोएट है रूपर्ट ब्रूक, इन्होंने अपने देश इंग्लैंड के प्रति इनका जो प्रेम है, इनके मन में जो इंग्लैंड के प्रति जो इनकी लगाव है इंग्लैंड से, उसको इन्होंने अपने शब्दों में एक्सप्लेन किया, उसका व्याख्या किया। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले द सोल्जर को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इनके जो पोएट है रूपर्ट ब्रूक, इनके बारे में पढ़ते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। इसमें लिखा गया है, रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन 1887 एंड डाइड इन 1915। इसका मतलब ये हुआ, रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में हुआ और इनकी मृत्यु 1915 में हुआ। वाज बॉर्न इन ए वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इनका जन्म 1887 में हुआ था। कैसे परिवार में हुआ था? तो वेल टू डू का मतलब होता है रिच या धनी मनी, और एकेडमिक का मतलब होता है पढ़े लिखे। तो इनका जन्म एक पढ़े लिखे अमीर परिवार में हुआ था। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल वेयर रूपर्ट ब्रूक वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। इसका मतलब ये हुआ कि कैम्ब्रिज में जो ये किंग्स कॉलेज था, तो ये किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले इनका जो पढ़ाई लिखाई, यानी इनका जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई है, वह कहाँ से हुआ था? रग्बी स्कूल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? रग्बी स्कूल से, जहाँ पर इनके पिताजी क्या थे? हाउस मास्टर थे। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। W.B. Yeats, द फेमस पोएट, डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। अब इसके हिंदी को समझते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है, एक पोएट का नाम आया है, जिसका नाम क्या है? W.B. Yeats। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये जो W.B. Yeats है ना, वो रूपर्ट ब्रूक की तरह ही ये इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े, यानी अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े क्या थे? पोएट थे। तो W.B. Yeats ने किसको? रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा हैंडसम यंग यानी नौजवान के रूप में इनको क्या किया है? डिस्क्राइब किया है, मतलब इनका व्याख्या किया है। यानी W.B. Yeats का मानना था कि ये जो रूपर्ट ब्रूक है ना, रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा हैंडसम नौजवान है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ही एज्यूम्ड ए सिम्बॉलिक रोल that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior। अच्छा, वॉरियर मतलब होता है योद्धा, इवेंचुअली मतलब होता है अंततः। अच्छा, टर्न मतलब होता है का रूप ले लेना। अच्छा, मिथ मतलब होता है कथा। अच्छा, एज्यूम्ड मतलब होता है प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक मतलब होता है प्रतीकात्मक, और एज्यूम्ड मतलब होता है धारण कर लेना। तो आइए इसके हिंदी को समझते हैं। ही एज्यूम्ड ए सिंबॉलिक रोल, मतलब यह एक प्रतीकात्मक रूप धारण कर लेते हैं। अच्छा, दैट जो इवेंचुअली टर्न्ड, जो अंततः टर्न्ड हो जाता है, यानी चेंज होता है, बदल जाता है किस में? इनटू द मिथ ऑफ ए यंग एंड ब्यूटीफुल वॉरियर। अच्छा, यंग का मतलब होता है नौजवान और ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, और फॉलेन वॉरियर का मतलब होता है मतलब युद्ध में मारे जाने वाले योद्धा। तो ये जो कैसे रोल धारण करते हैं? सिंबॉलिक रोल धारण करते हैं। अच्छा, किसका सिंबॉलिक रोल धारण करते हैं? तो युद्ध में मारे गए, फॉलेन वॉरियर का मतलब होता है युद्ध में मारे गए यंग नौजवान और सुंदर योद्धा के रूप का धारण कर लेते हैं। आगे लिखा गया है, ही डाइड ऑफ सेप्टिसिमिया। इनका डेथ, इनकी मृत्यु हो जाती है कौन से बीमारी के चलते? तो सेप्टिसिमिया के चलते। कब? तो ऑन अप्रैल 23, मतलब 3 अप्रैल 1915 को इनकी डेथ हो जाती है कि कौन सी बीमारी के चलते? तो सेप्टिसिमिया की वजह से। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनोस इन द ओजियन ऑन हिज वे टू ए बैटल एट गैलीपोली। अब इसके हिंदी मीनिंग को समझते हैं। यानी ये जो रूपर्ट ब्रूक है, इनका ना क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। कब हो जाता है? तो 23 अप्रैल 1915 को। कब हो जाता है? 23 अप्रैल 1915 को। कहाँ पे? तो एक आइलैंड पे। कहाँ पे होता है? एक आइलैंड पे। अच्छा, कौन से आइलैंड पे? तो लेमनोस आइलैंड पे इनका डेथ हो जाता है सेप्टिसिमिया के चलते। अच्छा, लेमनोस आइलैंड पे ये क्यों रहते हैं? तो ये ना एक बैटल, एक युद्ध के लिए जा रहे थे। कौन से युद्ध के लिए? तो गैलीपोली में जब ये युद्ध के लिए जा रहे थे, तो ये जो लेमनोस है,
लैमनोस आइलैंड पे इनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द वर्ल्ड वार। फिर से समझते हैं इसको, यहाँ पे क्या लिखा गया है। ब्रूक इज रिमेंबर्ड मतलब ब्रूक को याद किया जाता है एज ए वार पोएट मतलब एक योद्धा कवि के रूप में, हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म जिसने पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति को जगाया था, प्रेरित किया था, इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध के प्रथम चरण में या इंग्लैंड के नौजवानों के बीच कि मतलब क्या किए थे इंग्लैंड के नौजवानों को, तो ये प्रेरित किए थे, इंस्पायर्ड किए थे, किस लिए था, देशभक्ति के लिए। यानी इंग्लैंड के नौजवानों के दिल में मन में ये देशभक्ति की भावना जगाए थे। आगे लिखा गया है हिज रिपुटेशन चिफली रेस्ट्स ऑन 5 वार sonnets of which the soldier is undoubtedly the best and the most anthologist। अच्छा अब इसके मीनिंग को समझते हैं। हिज रिपुटेशन मतलब इनका जो मान सम्मान है, चिफली रेस्ट्स मतलब मुख्य रूप से आश्रित है किस पे, ऑन 5 वार सोनेट्स इनके द्वारा जो 5 वार सोनेट्स लिखा गया उस पर इनका जो है मान सम्मान, इनका जो रिपुटेशन है वो क्या है, टिका हुआ है। फ्रेंड्स द सोल्जर इज़ अनडाउटेडली, ये जितना भी सोनेट्स लिखे हैं ना उसमें से द सोल्जर जो है ना अनडाउटेडली मतलब निसंदेह, द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथोलॉजिस्ट, एंथोलॉजिस्ट मतलब होता है संकलित, और बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा, और मोस्ट मतलब होता है एंथोलॉजिस्ट, एंथोलॉजिस्ट का मतलब होता है संकलित। तो ये जितना भी जो पोएम लिखे थे, जितना जो सोनेट लिखे थे द सोल्जर ना, उसमें से बहुत ही अच्छे तरीके से इसे क्या किया गया है, संकलित किया गया है, मतलब इसको लिखा गया और छापा गया है। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इस पोएम में क्या लिखा गया है। देखिए फ्रेंड्स ये पोएम यहाँ से स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स इसमें लिखा गया है इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ दिस ऑफ मी। फिर से पढ़ते इसको, लिखा हुआ है इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कॉन्सेल्ड। आगे यहाँ पे लिखा गया है, इसको समझते हैं। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी मतलब ये कहते हैं अगर मैं मर जाऊँ, ये कहते हैं अगर मैं मर जाऊँ, थिंक ओनली दिस ऑफ मी तो बस मेरे बारे में इतना सोचना, दैट कि देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड कि कोई फॉरेन फील्ड कोई विदेशी भूमि का कोई एक टुकड़ा, दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड वो हमेशा के लिए किसका हो गया है, इंग्लैंड का हो गया है। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ है रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, कॉन्सील्ड मतलब होता है दफन करना या मिल जाना। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर्ड सेप्ट मेड अवेयर गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वेस्ट टू रोम ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। ये कहते हैं हमारा जो ये बॉडी है, यहाँ पे ये डस्ट लिखे हैं, डस्ट का मतलब ये अपने शरीर को डस्ट कहकर बुलाते हैं कहते हैं इस पोएम में। ये कहते हैं ये डस्ट मतलब मेरा ये शरीर होम इंग्लैंड बोर्ड जो इंग्लैंड में जन्म लिया है, इंग्लैंड ने इसे आकार दिया है, मेड अवेयर इंग्लैंड ने इसे अवेयर जागरूक बनाया है, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव अपने फ्लावर्स से अपने फूलों से यानी अपने प्राकृतिक खूबसूरती से इसे लव प्रेम करने का मौका दिया है, और वेस्ट टू रोम और अपने रास्ते में चलने का घूमने का मौका दिया है। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, यह इनका जो ये बॉडी इनका जो ये शरीर है इंग्लिश एयर में यानी इंग्लैंड की जो हवा है उसी से ये क्या लिया है, सांस भी लिया है। तो ये देखिए मतलब ये जो पूरा जो यहाँ पे लिखा गया ये पूरे लाइंस में ये बताना चाहते हैं, ये रूपर्ट ब्रूक बताना चाहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में बस इतना सोचना कि कोई विदेशी ज़मीन का ना एक टुकड़ा हमेशा के लिए किसका हो गया है, इंग्लैंड का हो गया है। क्योंकि मेरा जो ये डस्ट है, मेरा जो ये शरीर है वो अंग्रेज़ में ही जन्म लिया है, और उसी ने इसको आकार भी दिया है, उसी ने इसको अवेयर भी बनाया है, जागरूक भी बनाया है। वो अपने प्राकृतिक वस्तुओं से मुझे प्रेम करने का मौका भी दिया है, अपने रास्तों में चलने का भी मौका दिया है, और इंग्लिश ईयर में ही मैं सांस लेकर बड़ा भी हुआ हूँ। यानी ये कहना चाहता है कि मेरा जो ये शरीर है ना इंग्लिश मिट्टी से मिलकर ही बना है, और ये इंग्लिश डस्ट मतलब अंग्रेजी शरीर जहाँ कंसील होगा, जिस मिट्टी में मिलेगा वो मिट्टी हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है इसमें ये लिखा गया है वास्ट बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम
मतलब ये कहते हैं कि मेरा जो ये शरीर है ये इंग्लिश नदियों के द्वारा, मतलब इंग्लैंड की जो नदी है उसी के द्वारा इसे धोया भी गया, मतलब उसी में मैं नहाया हूँ। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और मेरे जो इंग्लैंड में जो सूरज निकलते हैं उसी सन से मुझे आशीर्वाद भी मिला है, मुझे एनर्जी भी मिला है। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल सेड अवे, ये कहते हैं और मेरे बारे में बस इतना सोचना कि मेरे मन में हार्ट, मेरे हृदय में ऑल एविल्स, मतलब जितनी भी बुराइयाँ थी ना, सेड अवे, वो भी अब क्या हो गई है, दूर हो गई है। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड्स गिवन, ये कहते हैं ये पल्स मतलब होता है स्पंदन, क्या होता है, स्पंदन होता है। इटर्नल मतलब होता है अविनाशी, शाश्वत। माइंड मतलब होता है मन। ये कहते हैं कि मेरा जो ये शाश्वत, ये अविनाशी जो मन है और इसका जो स्पंदन है, इसमें जितनी भी बुराइयाँ थी ना वो सब क्या हो गई है, धुल गई है, मतलब दूर हो गई है। आगे ये कहते हैं गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, ये कहते हैं कि इंग्लैंड के द्वारा जो थॉट्स मुझे मिले हैं, जो विचार मुझे मिले हैं, हर साइट्स एंड साउंड्स, आगे ये कहते हैं इंग्लैंड का जो दृश्य है, इसकी जो यहाँ की जो आवाज़ें हैं, ड्रीम्स हैप्पी एज पर डे, मतलब इसका जो प्रत्येक दिन होता है ना वो सपनों जैसा होता है। कैसा होता है, सपनों की तरह होता है। ये कहते हैं मतलब यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे प्रकृति में जो यहाँ की जो आवाज़ें हैं, यानी यहाँ पे जो मतलब जितने भी चिड़िया सब है जो चहचहाती है, जो गाती है, वो सब ऐसा लगता है जैसे लगता है कि हम कोई सपना देख रहे हैं। यानी ये कहना चाहते हैं कि इंग्लैंड का जो प्रत्येक दिन होता है ना वो सपनों जैसा होता है, सपनों की तरह होता है। आगे ये कहते हैं एंड लाफ्टर, और हंसी, लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, और जो अब मैंने अपने दोस्तों से सीखी, एंड जेंटलनेस, और जो नेकता मैंने अपने दोस्तों से सीखी है, मतलब ये कहते हैं कि मैंने अपने दोस्तों से क्या, हंसी और ये जो नेकता मैंने जो सीखी है। इन हार्ट एट पीस, और जो हार्ट मतलब हृदय को जो शांति, जो पीस हमें मिलती है और जो सुकून मुझे प्राप्त है, अंडर एन इंग्लिश हेवन, इस इंग्लिश हेवन में मतलब इस अंग्रेजी स्वर्ग में, ये मतलब ये कहते हैं कि मेरा जो ये शरीर है ना इंग्लिश एयर में और इंग्लिश डस्ट, इंग्लिश सॉइल यानी इंग्लिश मिट्टी से मिलकर ही बना है। और जो खुशी इनको यहाँ इंग्लिश हेवन में मिलता है ना, किसी को यही खुशी जो है ना वो कहाँ पे मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। तो ये अपने कंट्री इंग्लैंड का जो मतलब कंपेयर किए वो किससे किए हैं, स्वर्ग से किए। किससे किए हैं, स्वर्ग से किए हैं। तो फ्रेंड्स यही रहा रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई ये सोनेट। आइए फ्रेंड्स फिर से इसको हम देख लेते हैं, इसको समराइज़ कर लेते हैं। द सोल्जर में इन्होंने क्या बताया है, इफ़ ये कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे बारे में बस इतना सोचना कि कोई फॉरेन फील्ड ना, कोई विदेशी भूमि का एक कोई टुकड़ा हमेशा के लिए किसका हो गया, इंग्लैंड का हो गया है। क्योंकि ये जो डस्ट है यानी मेरा जो शरीर है, जिस इंग्लिश एयर से मिलकर बना है, जिस इंग्लिश मिट्टी से मिलकर बना है, जिस इंग्लिश पानी से मिलकर ये बना है, वो मतलब जब इंग्लिश मिट्टी और इंग्लिश हवाओं से मिलकर बना है तो ये इंग्लिश बॉडी हो गया। तो इंग्लिश बॉडी जिस मिट्टी में मिलेगा ना वो मिट्टी हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। आगे ये कहते हैं कि मेरे मन में जो भी इविल्स है, मेरे मन में जो भी बुराइयां हैं, मतलब कुछ लोगों के प्रति जो मेरे मन में करवाहट था वो सब भी क्या हो जाएगा, वो सब धुल जाएगा, मतलब वो सब भी खत्म हो जाएगा जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, इस पर कमेंट भी करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन आपको सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। फ्रेंड्स अगर मेरे द्वारा समझाया गया इस वीडियो में कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा या कहीं पे कोई कुछ डाउट होगा जो आपको पूछना होगा, आप कमेंट्स करेंगे, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं मेरे वीडियो को देखने के लिए, और तब तक के लिए बाय। अब मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ।